जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर रविंद्र, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम फिजिक्स सब्जेक्ट का जो मैंने बुक लिखा है उस बुक में 10 क्वेश्चन पेपर है। उसमें से आज हम लोग 9th क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस करेंगे। 9th का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका सेकंड पार्ट है सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड ई। तो अभी हम लोग ये 2 सेक्शन डिस्कस करेंगे। आपको पता है सेक्शन डी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इसमें एक पैराग्राफ दिया है और उस पैराग्राफ रीड करके और उसका रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 29, ये पैराग्राफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर को रिलेटेड है। सो आप लोग ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करना स्टार्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन है, इफ कंडक्टर इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ नॉट इंड्यूस्ड इन इट। तो अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मोशन में है तो ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। जस्ट अंदर रख दिया तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ कंडक्टर ऑसिलेट्स इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट फेनोमेना इज प्रोड्यूस? दैट इज अ एडी करंट इज प्रोड्यूस। एडी करंट मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ मेटालिक प्लेट और मेटल और a bulk form of metal, then EMF induced in the metal plate due to the change in magnetic flux, that is eddy current. What happens to the damping force as the distance between the magnet and a conductor decreases? So distance decrease होगा तो ये damping force as a distance between magnet and conductor decreases, तो ये damping force increase होगा, it increases. Question number 4, how does the speed of the moving object affect the electromagnetic damping force? स्पीड कैसा इफेक्ट करता है? द स्पीड ज़्यादा होगा तो डैम्पिंग ज़्यादा होगा। सो दैट इज़ अ फास्टर स्पीड रिजल्ट्स इन अ हायर डैम्पिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का और क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फोर्स डिपेंड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग फोर्स डिपेंड ऑन करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इसका ये पार्ट करेक्ट है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 30, ये एटम्स चैप्टर को रिलेट करता है। ये पैराग्राफ इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, ये लाइमन सीरीज, पासन सीरीज बा पेपन सीरीज, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे पैराग्राफ और क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम से हमें ये पता चलेगा ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Which series in the hydrogen atom is formed in the ultraviolet? तो ये आंसर है लाइमन। अल्ट्रावायलेट विजिबल तुम लोगों को मैंने याद करने के लिए बोला था, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट लाइमन सीरीज, विजिबल बाल्मर सीरीज और रिमेनिंग तीनों कौन सा? पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पिपन सीरीज, वो इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पासन, ब्रैकेट एंड पिपन सीरीज फॉर्म? दैट इज द इंफ्रारेड रीजन। गिव द बाल्मर्स फार्मूला। बाल्मर फार्मूला में पहला Ni इज इक्वल टू 2 होता है और NF ये सेकेंड वाला एक इसका करेक्ट आंसर है। 1/λ is equal to R 1/2 square minus 1/NF square। इसका और क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी वेयर इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू if the radius of the orbit in the ground state is
r and what will be the radius of new orbit। तो इसके लिए फॉर्मूला है 9r। 9r कैसा है इधर देखो, कहाँ से कहाँ तक, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n2, सो दैट ये फॉर्मूला है द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ n, therefore n r2 is equal to 9r। सेक्शन ई 30 क्वेश्चन नंबर 31, ये 31, 32, 33 5 मार्क क्वेश्चन है। सो इसका पार्ट फर्स्ट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द डिस्टेंट पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, what is the angle between direction of electric field when point is on the axis and on the equator of dipole। तो ये डाइपोल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऑन द एक्सिस, तो आपको ये डिराइव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो ऑन द इक्वेटर बोल सकते हैं। तो ये सिंपल है। तो डायग्राम देख लो इधर, पहले डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा। तो डाइपोल के माइनस क्यू एंड प्लस क्यू से डाइपोल बना है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2e, कहीं कहीं बुक में 2l भी लिखा है। देन पॉइंट P इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आउटवर्ड होता है, तो ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से एट पॉइंट P E1 मिलेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट साइड डायरेक्शन। एंड माइनस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E2 टुवर्ड्स द लेफ्ट। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 का फॉर्मूला लिखेंगे, इधर का डिस्टेंस क्या है, ये हो गया, ओ बी ए है, और सेंटर O से P पॉइंट आर डिस्टेंस पे। तो B से P कितना होगा, R माइनस ए, और A से P कितना होगा, R प्लस ए। तो हम लोग पहला E1 फाइंड आउट करेंगे। E1 के लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होगा फर्स्ट फ्रॉम B टू P। एंड E2 क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। देन नेट इधर Q जो है इधर माइनस है, ये माइनस Q, तो पहले माइनस लिखो, नहीं तो E इक्वल टू E1 माइनस E2 करो। पहले अगर माइनस लिया तो E इक्वल टू E1 प्लस E2। सो इधर E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। सो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट आपको लिखना नहीं तो डायरेक्ट इधर K भी यूज़ कर सकते हैं, K Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। सो Q कॉमन आएगा और 1/4 एप्सिलॉन नॉट उसकी जगह आप K भी लिख सकते हैं, तो K Q बाहर आएगा, अंदर रहेगा 1/1 माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए होल स्क्वायर। सो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस ए स्क्वायर एंड R प्लस ए होल स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला ये थोड़ा एक्सपांड करने के बाद आपको ऊपर मिलेगा 2 इंटू 2AR मिलेगा, मतलब टोटल 4RA मिलेगा, उसमें हम 2 इंटू 2 किया। तो ये 2 सेपरेट इसलिए किया, 2QA इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। सो फॉर्मूला आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन ये क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी है और उनका स्क्वायर है, तो क्या होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब इधर R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू उसका होल स्क्वायर। तो ये R इज़ वेरी ग्रेटर देन, R बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ए, R इज़ वेरी ग्रेटर देन ए, देन ए निगलेक्टेड, डिनोमिनेटर में ए निगलेक्ट करो, तो ये R/4 बनेगा। तो ऊपर वाला एक R, इधर R/4 का एक R कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। देन E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब।
ऑन द इक्वेटोरियल लाइन अगर होगा तो याद रखना उधर 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब आएगा इक्वेटोरियल में। देन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ E एक्सिस एंड E इक्वेटर, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ E एक्सिस एंड E इक्वेटर, इसका जो फॉर्मूला मिलेगा, E इक्वेटर का एक्चुअली 180 एंगल दिया है पाई, E इक्वेटर से ऐसे मिलता है, तो इधर पॉजिटिव क्यू अगर ले लिया, इधर माइनस क्यू ले लिया, तो ये फॉर्मूला, ये ऐसा डायग्राम बनेगा, इसका इस डायरेक्शन ये E1 हो गया और E2 नीचे हो जाएगा, और इन दोनों का जो ये होगा दिस इज एंड वेक्टर, ये E होगा। इक्वेटर में E राइट टू लेफ्ट साइड है और एक्सिस में E लेफ्ट टू राइट साइड है, ये E1 बड़ा E2 से, सो रिजल्टेंट लेफ्ट टू राइट साइड ही होगा। तो ये लेफ्ट टू राइट साइड है और एक्सिस इक्वेटर का राइट टू लेफ्ट साइड है, तो दोनों का बीच वाला जो एंगल बनेगा वो 180 है, नहीं तो पाई भी लिख सकते हैं आप लोग। इसका बी पार्ट है, न्यूट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटीज इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू अ प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन फिगर, ट्रेस देयर पाथ इन द फील्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, वो सीधा चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसा ऊपर की तरह जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये नीचे की तरह। देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी गिवन बाय, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स करेंगे, दैट इज mv² अपॉन r इक्वल टू bqv, सो r इक्वल टू mv अपॉन bq, as b and v are constant, then here r is directly proportional to mass and inversely proportional to q. The neutron will move along the straight line as it has no change, क्योंकि उसमें चार्ज है ही नहीं, वो चेंज नहीं होगा। Then electron will inscribe a circle of radius smaller than that of the alpha particle as the mass of the charge radius of the alpha particle is more than that of the electron. So the alpha particle will move in the clockwise direction and the electron will move in anti-clockwise direction according to right hand rule. ये right hand rule से एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज जाएगा। इसका टोटल क्वेश्चन का और क्वेश्चन है, उसमें से पार्ट ए, S1 and S2 are the two hollow concentric spheres, S2 outer sphere and S1 inner sphere, enclosing the charges 9q and 3q respectively. What is the ratio of electric flux through S1 and S2? What would be the electric flux through S1 if air inside S1 is replaced by the dielectric medium of dielectric constant 3? पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू these two hollow concentric sphere. देन ये डायग्राम दोबारा इधर बनाया मैंने आंसर में भी, ये 9 की इधर इसके सरफेस पे रहेगा ऊपर का, और ये 3 की इधर रहेगा। सो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 अंदर है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू 9q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 क्या होगा, वो होगा 9q अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों होगा, दैट इज इक्वल टू 12q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो नाउ 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3/4, ये इक्वेशन और इक्वेशन डिवाइड करो 5 अपॉन 5। देन व्हेन द एयर inside S1 is replaced by medium of dielectric constant 3, then the electric flux through S1 is equal to 5 is equal to 9q upon epsilon.
then epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. epsilon r का वैल्यू दिया 3, तो 9/3 q अपॉन इंटू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो दैट इज 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर होगा। इसका बी पार्ट है, अब पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 microcoulomb and mass 1.6 gram is moving with velocity 4i meter per second at t is equal to 0 r. The particle enters in a region having an electric field E is equal to ET I cap plus 60 J cap. Find the velocity of particle at t is equal to 5 second. तो हमें पता है फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, दैट इज क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, देन एक्सलरेशन निकाल दिया, एक्सलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई अपन एम, तो एक्सलरेशन मिलेगा इधर क्यू ई का वैल्यू इधर दिए है अपन मास 1.6 ग्राम दिया है, उसको केजी में कन्वर्ट करो, और क्यू दिया है चार्ज 2 microcoulomb 2×10⁻⁶, देन ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ गया इधर 100×10⁻³ I cap plus 75×10⁻³ J cap. So we know that V is equal to U plus AT. So ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बाई ए इंटू टी, और यू तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इधर कितना दिया है 4i cap, देन द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एट द टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड बोलो, तो 5 इधर पुट किया, तो फाइनल वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू 4.5 I cap plus 0.375 J cap. Question number 32. Using Ampere's circular law, find an expression for magnetic field at a point on the axis of long solenoid with closely wound turns. पहले सोलेनॉइड बना दो, और एम्पेयर सर्किटल लॉ के लिए क्लोज लूप पास चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, P2Q एक L लेंथ का PQ ये पार्ट कंसिडर करेंगे, उसका हम लोग एक इमेजनरी क्लोज पाथ बनाएंगे, तो ये हुआ P2Q, Q2R, R2S, S2P. So consider a long air core solenoid having a closely packed coils. Let I and B as the current and magnetic field inside the solenoid. Let small n is the number of turns per unit length. In order to find the magnetic field inside the solenoid by Ampere's circular law, we choose a rectangular closed loop PQRS of length PQ is equal to L. Then line integral of magnetic field over the closed path PQRS is given by close integration b bar dot dl bar, b bar dot dl bar is equal to p to q का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन p to q b dl, b bar dot dl bar, फिर q to r इंटीग्रेशन b bar dot dl bar, फिर r to s इंटीग्रेशन r to s b bar dot dl bar प्लस इंटीग्रेशन s to p b bar dot dl bar. b bar dot dl bar इज इक्वल टू इधर क्या है, b bar dot dl bar इज इक्वल टू b dl cos थीटा, पहले इंटीग्रेशन में सब में b dl cos थीटा लिख दो, फिर इधर देखो कि एंगल इसमें देखो p to q dl bar एंड b bar इन दोनों के बीच में एंगल है 0, और s to r इधर भी एंगल 0 है, बी बार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इधर डी एल का डायरेक्शन सेम है इधर दोनों साइड में, और इधर देखो क्यू टू आर एंड पी टू एस ये परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक उसका क्या आएगा, बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, तो क्यू टू आर एक और एस पी टू एस एक, ये दोनों का इंटीग्रेशन 0 आएगा क्योंकि एंगल 90 है। तो अभी बच गया कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस एंड आर, इसके लिए इसको हम लोग ये भी निगलेक्ट करेंगे। निगलेक्ट कर दिए तो ये थर्ड भी चला गया, तो बच गया सिर्फ इंटीग्रेशन पी टू क्यू डी डी एल कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 है, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो इंटीग्रेशन पी टू क्यू डी डी एल आएगा, इतना बचेगा। बी को बाहर आएगा, इंटीग्रेशन पी टू क्यू डी एल, तो इसका इंटीग्रेशन है टोटल लेंथ, सो दैट इज बी एल। अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल b bar dot dl bar is equal to mu 0 times of current flowing through the loop। कौन सा लूप है? पी क्यू आर एस। सो उधर कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है, बट एन टर्न्स है एंड लेंथ एल है, सो एन एल आई म्यू नॉट इंटू एन एल आई। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 इक्वेट करो, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, देन एल एल कैंसल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड के एंड पे ये हाफ होता है, हाफ म्यू नॉट एन आई। अगर उसके अंदर कोई मटेरियल डाल दिया, उसका परमेबिलिटी म्यू आर ले लिया, तो उसका फॉर्मूला आएगा बी इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन आई। उसका बी पार्ट देखेंगे, अ क्लोजली ओन्ड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच। 5 लाइन्स है वाइंडिंग्स का और 400 टर्न्स ईच है, और लेंथ है 80 सेंटीमीटर। लेंथ दिए 80 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करो 0.8। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल कितना है? 5 इंटू 5 लेयर, 5 इंटू 400, एंड करंट आई 8 एम्पेयर जा रहा है। देन एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर, तो उस टाइम फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई यूज करेंगे, और दिस स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। सो वैल्यू को पुट करो, आंसर रहेगा 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ये इंटर क्वेश्चन का और क्वेश्चन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंट पॉइंट सिचुएटेड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सियल लाइन अभी देखा हम लोगों ने, इक्वेटोरियल लाइन देखना है अभी। सो कंसिडर डायपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस -q and +q separated by 2a distance, then electric dipole moment P is equal to q into 2a। देन हम लोग दो देखो इस डायग्राम में, +q से P तक का जो ये डिस्टेंस है, इधर क्या आएगा, ये और ये r है, तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा? ये डिस्टेंस बनेगा √r² + a² बनेगा। ये डिस्टेंस √r² + a², ये डिस्टेंस। सो पॉजिटिव क्यू से जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड नेगेटिव क्यू से टूवर्ड्स द चार्ज, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इधर आएगा। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, E1 को रिजॉल्व करो, E1 साइन थीटा एंड इधर थीटा इधर रह करके ये E1 कॉस थीटा। सो फिर E2 को भी रिजॉल्व इंटू 2 कंपोनेंट करो, E2 को भी रिजॉल्व इंटू 2 कंपोनेंट के E2 है, इसको एक इधर आएगा E2 साइन थीटा और इधर E2 कॉस थीटा। सो ये टोटल E1 कॉस थीटा एंड E2 कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में है, तो ये टोटल रिजल्टेंट हो जाएगा E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। बट इस साइड में E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा अपोजिट है, बट ये डिस्टेंस AP एंड BP सेम है, इसके लिए E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2। देन ये इक्वल एंड अपोजिट गेट्स कैंसल, ये कैंसल हो गया, बच गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बट E1 इज इक्वल टू E2 है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? E ले लो, E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। R प्लस ए होल स्क्वायर मतलब इस रूट का होल स्क्वायर होगा। ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर का तो रूट हट जाएगा, फिर इधर बचेगा R² प्लस a² रेस्ट टू 1 है। तो ये फॉर्मूला पुट करो और cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो।
2E1 E1 ये तो सेम है करके इधर लिखा मैंने 2E1 और cos थीटा E1 का वैल्यू तो इधर है E1 इज इक्वल टू 2। cos थीटा क्या होगा इसका इधर से देखो cos थीटा इज इक्वल टू अपोजिट मतलब r अपॉन हाइपोटेनस r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी r इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये इसको हम लोग रेस टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू हाफ लिख सकते हैं मतलब r अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू हाफ। ये cos थीटा मिल गया वो cos थीटा का भी वैल्यू पुट करो इधर सॉरी cos थीटा है ना ये तो साइन थीटा में इधर आर ले साइन ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस ये है ओके मतलब a अपॉन ये फॉर्मूला बन गया e अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रेस टू हाफ ठीक है ये वैल्यू पुट किया तो हमें देन ये फॉर्मूला ई इज इक्वल टू फाइनल 1/4 2 क्यू इंटू ए 2 क्यू ए इज इक्वल टू पी। नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू 1 है इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू हाफ है दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू 3/2 आएगा। बट क्यू 2a इज इक्वल टू पी ये वैल्यू पुट करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन मिलेगा। देन आर इज वेरी ग्रेटर देन e so the a square term neglected then इधर r is to 3/2 आएगा तो 2 कैंसिल होगा r³ बचेगा। सो फाइनल इक्वेशन होगा e इक्वल टू 1/4 p अपॉन r³। इक्वेटोरियल में ये फॉर्मूला है और एक्सिस के लिए वाला इधर जस्ट 2 आया था वो तो इस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया तो ई एक्सिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल लिख सकते हैं ये फॉर्मूला। इसका बी पार्ट है अ गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज वी वोल्ट बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विथ इट। हाउ मच रेजिस्टेंस विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स रेंज फ्रॉम 0 टू v/2। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग आर का याद करो। आर का फॉर्मूला क्या है आर इज इक्वल टू आई जी अपॉन जी माइनस फी ऐसे फॉर्मूला था तो इधर आई जी का फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं हम लोग दैट इज इन द फर्स्ट केस आई जी इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस जी। इन द सेकेंड केस करंट आई जी इज इक्वल टू v/2 आर डैश प्लस जी। तो आई जी इज सेम तो इधर क्या हो जाएगा आर डैश इक्वल टू आर माइनस जी/2 ये उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज अ रेक्टिफिकेशन state the principle of working of PN junction diode as a rectifier with the help of circuit diagram. Explain working of PN junction diode as a folio rectifier. Draw its input and output waveforms. PN junction diode as a हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोग पहले देख चुके हैं। अभी फोलियो रेक्टिफायर है फोलियो रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज करेंगे। पहला व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। प्रिंसिपल क्या होगा इसका वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। प्रिंसिपल होगा पीएन जंक्शन डायोड एक्ट एज अ रेक्टिफायर बिकॉज एन एसी चेंजेस polarity periodically and PN junction allows the current to pass only when it is forward biased. Working देखो इसका an AC input voltage across secondary S1 and S2 changes polarity after each half cycle. Suppose during the first half cycle of input AC signal the terminal S1 is positive relative to terminal central tap O and S2 is negative relative to O, then the diode D1 is forward bias and diode D2 is reverse bias. ये देखो ये डायग्राम ऐसा बनाएंगे। ये है ट्रांसफार्मर फर्स्ट प्राइमरी कॉइल P1 P2 और इधर AC लगाया हम लोगों ने और इस साइड में सेकेंडरी कॉइल में S1 एंड S2 इसका सेंटर टैप इसका दोनों साइड में एक डायोड D1 एंड इधर सेकेंड D2 जो दे इन दोनों के बीच वाला कॉमन लेके उस सेंटर टैप से कनेक्ट किया और इन दोनों के बीच में ये जो होगा लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया।
नहीं तो ये सिंपल इधर बाहर से निकलने से इधर भी कर सकते हैं आप, इधर ऐसा ऐसा करके रजिस्टर लगा के इधर आप आउटपुट डीसी ले सकते हैं, ऐसा इधर से भी आप आउटपुट डीसी ले सकते हैं। इधर आपको आउटपुट डीसी मिलेगा वी डीसी, वी नॉट नहीं तो वी डीसी लिखो। सो ऐसा करो, नहीं तो ये जैसा डायग्राम बना है ऐसा डायग्राम बना दो। तो फर्स्ट हाफ में क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में S1 become positive, then S2 become negative, then what happen, this P is connected to positive, मतलब this डायोड D1 act as a forward bias, एंड इधर से ऐसा ऐसा करंट इधर फ्लो होकर सेंटर टैप से इधर सर्किट कंप्लीट होगा। तो उस टाइम में हमें ये मिलेगा, ये फर्स्ट, ये ऊपर वाला AC का है, सेकंड वाला DC का वेव फॉर्म। तो उस टाइम में डायोड D2 एक्ट एज अ रिवर्स बायस, दो करंट फ्लो D2 से नहीं होगा। नाउ व्हेन दिस बिकम पॉजिटिव एंड S1 बिकम नेगेटिव, देन D2 का P टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, मतलब D2 एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस, और इधर से ऐसा करंट फ्लो होगा, ऐसा इधर से जाके इधर से। तो इस केस में हमें भी करंट मिल रहा है ये वाला। सो अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल, this become positive S1 and S2 become negative. That time diode D1 act as forward bias. In alternate diode we are getting the current due to diode D1 and the second half में due to diode D2. तो ऐसा करके कंटिन्यूस हमें DC आउटपुट मिलेगा। Therefore diode D1 conduct while the D2 does not conduct. Then the direction of current due to diode D1 in the load resistance is directed from A to B. A to B होगा। फिर in the next half cycle the terminal S1 is a negative and S2 is a positive relative to center tap. O, the diode D1 is a reverse bias and D2 is a now forward biased. Therefore D2 conduct the current and while D1 does not. तो फिफ्थ पॉइंट, ऐसे मैं पॉइंट वाइज लिखा, तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट I2 due to the diode D2 in the load resistance is still from A to B. ऐसे रहेगा, इधर से A to B इधर से जाएगा ना, इधर से जाके भी ऐसे ऊपर से आएगा और ऊपर से आया तो भी वो ये से ही जाएगा। सो नाउ अल्टरनेटली हमें ये मिलेगा। देन in a full wave rectifier, if input frequency is f hertz, then output frequency will be 2f. इनपुट फ्रिक्वेंसी अगर f दे दिया, आउटपुट फ्रिक्वेंसी 2f होगा। फॉर एग्जांपल इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया तो आपको आउटपुट फ्रिक्वेंसी 2f हर्ट्ज, बिकॉज फॉर ईच साइकिल ऑफ इनपुट 2 पॉजिटिव हाफ साइकिल्स ऑफ आउटपुट आर ऑब्टेन्ड। इसका बी पार्ट है, which characteristics property makes the junction diode suitable for rectification? The property of offering low resistance and allowing current to flow through it in a forward biased condition of the junction diode is suitable for rectification. इसका सी पर दिया है, in a half wave rectifier what is the frequency of ripple in the output if the frequency of input AC is 50 Hz? What is the output ripple frequency of a full wave rectifier? So in a half wave rectifier output is as it is. In a full wave rectifier the output frequency is twice of the input frequency, that is 100. इसका पूरा क्वेश्चन का और क्वेश्चन है ये, draw IV characteristics of PN junction diode, answer the following answer the questions giving a reason. Number 1, why is the current under the reverse bias almost independent of the applied potential up to critical voltage, and why does the reverse current show a sudden increase at the critical voltage? ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं रीड कर रहा हूँ। इफ पहला आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स कर देखो, ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, और इधर से ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये वाला है ब्रेकडाउन वोल्टेज, दैट इज अ क्रिटिकल वोल्टेज। तो इधर क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द करंट अंडर द रिवर्स बायस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल अप टू क्रिटिकल।
अप टू क्रिटिकल वोल्टेज, अप टू ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला है। तो इसका आंसर लिखा है व्हेन PN junction is reversed bias, the majority carriers in the P and N region are repelled away from the junction. There is a small current due to the minority carriers. In this current attains its maximum or saturation value immediately and is independent of applied reverse voltage. Second question क्या पूछा है? Why does the reverse current show a sudden increase at the critical voltage? Critical voltage on the breakdown voltage. As the reverse voltage is increased to a certain value called breakdown voltage, the large amount of covalent bonds in the P and N region are broken. As a result of this, the large electron hole pairs are produced which diffuse through the junction, and here there is a sudden rise in the reverse current. Once breakdown voltage is reached, the high reverse current may damage the ordinary junction diode. इसका B part है, the circuit has two oppositely connected ideal diode in parallel. Find the current flowing in the circuit. एक डायोड देखो इधर से, तो D1 कनेक्ट किया है, D1 कनेक्ट किया है फॉरवर्ड बाइस एंड D2 कनेक्ट किया है रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस होगा तो इधर से करंट फ्लो होगा नहीं है, तो इधर से करंट फ्लो होगा D1 की वजह से। दैट करंट क्या होगा, इधर एक रेजिस्टेंस है और इधर एक रेजिस्टेंस है और पोटेंशियल दिया, इधर से टोटल रेजिस्टेंस होगा 3 + 4, देन रेजिस्टेंस R equivalent is equal to 3 + 4, then that is 7, thus current is equal to V upon R equivalent, then 12/7, 1.71 ampere. Thus the net current flowing through the circuit is 1.71. तो ये रिवर्स बाइस से इधर करंट फ्लो होगा नहीं है और अपर पार्ट वाले छोड़ ही देना है आपको, सिर्फ नीचे वाले पार्ट के बारे में सोचेंगे ना। ये हो गया क्वेश्चन पेपर 9। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर 10, लास्ट पेपर है। तो ये सारे 10 का 10 क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड में 100% आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेगा। थैंक यू।